हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि अच्छे होंगे। तो मैं आपके सामने फिर से फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन का थर्ड लेक्चर लेके आ गया हूं। इसके बाद ये लास्ट लेक्चर होने वाला है बेटा। इसके बाद हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ेंगे। बात समझ में आ रही है? तो आप लोग जितने भी लेक्चर जा रहे हैं, सारे लेक्चर आप लोग बैठ के आराम से नोट्स बनाइए। ये नोट्स अब जो आपको होगा ओलंपियाड लेवल के लिए, बोर्ड लेवल के लिए, हर एक चीज के लिए काम आने वाला है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर बेटा। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, जहां से हमने कल छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करेंगे। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ओके, चलिए। तो क्या होता है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन बेटा? सबको पता है, एवरी एक्शन विल हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, तो देखो जरा, देखिए जरा, न्यूटन थर्ड लॉ स्टेट्स दैट एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। आप जब भी कहीं पे भी फोर्स लगाओगे बेटा, कहीं पे भी फोर्स लगाओगे, आपको हमेशा फोर्स पेयर में मिलने वाली है। फोर्स हमेशा पेयर में होने वाली है। अगर आप किसी भी फोर्स लगा रहे हो तो रिटर्न होके आपको भी फोर्स एक मिलेगा। आपने किसी को थप्पड़ मारा तो आपको भी चोट लगती है बेटा हाथ में, बट थोड़ा सा आपका हाथ रफ होता है, इसलिए वो चोट कम फील होता है। तो अगर आप इस चीज को पंच कर रहे हो बेटा, इसको पंच कर रहे हो, तो जितना फोर्स आप इस पे एक्ट करा रहे हो उतना ही रिवर्स होके आप पे से फोर्स लग रहा होगा। बात समझ में आ रही है? तो जितना आप फोर्स किसी बॉडी पे एक्ट करोगे उतना ही रिटर्न होके आपको मिलेगा। बात समझ में आ रही है? तो वही बोला गया है बेटा कि एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मतलब आप दूसरे पे जितना फोर्स लगाओगे बेटा, रिटर्न में आपको उतना ही फोर्स मिलने वाला है। बात समझ में आ रही है? जैसे क्या करते हो, दीवार को पंच करते हो। आप दीवार पे पंच करोगे तो मैं दीवार पे आपने एक फोर्स एक्सर्ट किया, तो दीवार भी आपके सरफेस पे, आपके हैंड के सरफेस पे एक क्या करती है, रिप्लाई में एक रिएक्शन देती है जो आपको हर्ट करता है। दैट इज अ रिएक्शन फोर्स। तो जितना आप एक्शन करोगे उतना ही क्या मिलने वाला है आपको, यहां पे रिएक्शन मिलने वाला है। इसीलिए न्यूटन थर्ड लॉ को एक्शन रिएक्शन लॉ भी बोला जाता है। बात समझ में आ रही है बेटा? देखो जरा, अब यहां पे एक्शन रिएक्शन फोर्स आर इक्वल। मैंने बोला था जो भी आप एक्शन करोगे उतना ही रिएक्शन मिलने वाला है। जैसे मान लो यहां पे कोई एक वॉल है बेटा, आपने फोर्स लगाया F1, तो आपको एक रिएक्शन फोर्स मिलने वाला है इस पे, क्या, F2। और ये दोनों क्या होगा, दोनों क्या होंगे मैग्नीट्यूड में, दोनों मैग्नीट्यूड में क्या होने वाले हैं बेटा, इक्वल होने वाले हैं। दोनों फोर्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, बट दोनों का साइन क्या होता है, अपोजिट होता है। अगर आपको लिखना है तो लिखना पड़ेगा F1 इज इक्वल्स टू माइनस F2। माइनस साइन क्या डिनोट कर रहा है, माइनस साइन डिनोट कर रहा है डायरेक्शन को, कि आपने एक इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया तो इस वॉल ने आपको उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स दिया। डायरेक्शन, ये निगेटिव साइन शोज द डायरेक्शन। बात समझ में आ रही है आपको? तो यहां पे देखो, दोनों फोर्स क्या होते हैं बेटा, इक्वल होते हैं मैग्नीट्यूड में। दोनों की वैल्यू क्या होती है, दोनों की वैल्यू जो होने वाली है बेटा, जो दोनों की वैल्यू क्या होती है वो सेम होती है। वैल्यू मतलब मैग्नीट्यूड, वैल्यू मतलब मैग्नीट्यूड बच्चे। जो मैग्नीट्यूड होगा दोनों का क्या होने वाला है, सेम होने वाला है, बट डायरेक्शन क्या होने वाली है, अपोजिट होने वाली है। बात समझ में आ रही है? देखो नेक्स्ट, और एक चीज और याद रखना, जो एक्शन रिएक्शन फोर्स होता है बेटा, वो हमेशा डिफरेंट बॉडी पे लगता है। दोनों किस पे लगेगा, डिफरेंट बॉडी पे लगेगा। जैसे आपने दीवार को पंच किया, तो आपने दीवार पे पंच किया तो आपने फोर्स किस पे लगाया, दीवार पे, तो दीवार ने आप पे फोर्स लगाया, तो एक्शन दीवार पे हुआ, रिएक्शन आपके हैंड पे हुआ। बात समझ में आई? तो जो दोनों एक्शन रिएक्शन फोर्स लगने वाला है, दोनों क्या होगी, डिफरेंट बॉडी पे एक्ट करेगी। बात समझ में आ रही है आपको? चलिए देखते हैं। देखो, सेम मैग्नीट्यूड बट इन अपोजिट डायरेक्शन, सेम मैग्नीट्यूड बट इन अपोजिट डायरेक्शन, जैसा कि मैं तुमको बता चुका हूं। ठीक है, यहां पे कुछ एग्जांपल है। देखो, जैसे यहां पे देखो, यहां पे एक हुक लगा हुआ है बेटा वॉल से, और इस वॉल से हुक लगाने के बाद देखो यहां पे एक लगा हुआ है चेन, और यहां पे एक लगा हुआ है वेइंग मशीन लगी हुई है। क्या लगी हुई है, वेइंग मशीन, जो बताएगी आपको कि कितना आप न्यूटन से कितने न्यूटन फोर्स अप्लाई कर रहे हो इस चेन पे। तो ये देखो, जो ये इंसान है, तुम्हारे जैसा इंसान है ये बेटा, तुम्हारे जैसा ही ये इंसान है। ये क्या किया, इसने 500 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया है। 500 न्यूटन
का फोर्स अप्लाई किया है, तो 500 न्यूटन का अगर फोर्स अप्लाई किया है बेटा तो इधर से भी 500 न्यूटन मिल रहा होगा। बात समझ में आ रही है? अगर इसने फोर्स अप्लाई किया मान लो F1 तो इधर से फोर्स मिल रहा होगा F2, और F1 और F2 दोनों क्या होंगे बेटा? इक्वल होंगे, बट दोनों की डायरेक्शन देखो क्या है? अपोजिट है। ये इधर खींच रहा है तो ये वॉल इसको इधर खींच रही है, दोनों के फोर्स की डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है। बात समझ में आ रही है? अब यहां पे देखो, ये एक हाथी है, एलिफेंट। इस एलिफेंट को रस्सी से ये खींच रहा है, उसके बीच में एक लगा दिया है क्या? वेइंग मशीन। और उस वेइंग मशीन में 500 न्यूटन दिखा रहा है। मतलब 500 न्यूटन दिखाने का मतलब जितना, अगर 500 न्यूटन से अगर ये यहां पे खींच रहा है तो ये इसको 500 न्यूटन से इधर खींच रहा है। अच्छा, डायरेक्शन मैंने अपोजिट बना दिया यहां पे, देख लो ये डायरेक्शन रहेगी, क्योंकि ये यहां पे फोर्स लगा रहा है बेटा, तो डायरेक्शन इधर हो रहेगी फोर्स की। बात समझ में आ रही है? तो एरो इधर रहेगी और इस वाले की एरो इस साइड रहेगी। बात समझ में आ रही है? तो जितने फोर्स से अगर F1 इसने 500 न्यूटन लगाया तो ये एलिफेंट भी कितनी लगा रही है? F2 भी कितना लगा रही है बेटा? 500 न्यूटन। तो दोनों का फोर्स क्या है? सेम है। दोनों का फोर्स क्या है? सेम है, बट इन अपोजिट डायरेक्शन। दोनों की वैल्यू मतलब मैग्नीट्यूड दोनों का सेम रहेगा, लेकिन दोनों किस में रहेंगे? अपोजिट डायरेक्शन में होने वाले हैं। बात समझ में आ रही है? चलिए, इतनी बात समझ में आ गई होगी कि न्यूटन थर्ड लॉ क्या होता है। बात समझ में आ रही है? न्यूटन थर्ड लॉ क्या होता है बेटा? कि एवरी एक्शन इज एन अपोजिट रिएक्शन। मतलब हर एक एक्शन का क्या होने वाला है? एक अपोजिट रिएक्शन मिलने वाला है। ठीक है, चलो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं बेटा। व्हाई डू पुश द ग्राउंड बैकवर्ड व्हेन ट्राइंग टू वॉक फॉरवर्ड? बोला गया है कि जब आप आगे चलते हो तो ग्राउंड को पीछे की तरफ क्यों पुश करते हो? बात समझ में आ रही है? तो वहां पे भी एक्शन रिएक्शन का खेल है बेटा। जब आप ग्राउंड को पीछे की तरफ पुश करते हो, जब आप चलते हो तो ग्राउंड को पीछे की तरफ पुश करते हो, तो ग्राउंड आपको आगे की तरफ पुश करता है। बात समझ में आ रही है? तो आपने ग्राउंड पे एक्शन किया और ग्राउंड ने आपको क्या दिया? रिएक्शन दिया। तो किस वे में देता है? देखो जरा, ये आपका क्या है? ये लेग है, ये पांव है आपका। तो इसने ग्राउंड को आपने टेंजेंशियली क्या किया? इस साइड पुश किया। टेंजेंशियली मतलब स्पर्श करता हुआ आपने इसको पीछे की तरफ पुश किया, और आपका वेट कहां है? वर्टिकली डाउनवर्ड। वेट हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड। तो दोनों का नेट फोर्स कहां जाएगा बेटा? सेंटर पे जाएगा। तो ये आपने क्या किया? ये आपने एक्शन किया। ये आपने क्या किया बेटा? ये एक्शन किया आपने, और इसके अपोजिट डायरेक्शन में आपको क्या मिला? रिएक्शन मिलेगा। क्या मिलेगा? रिएक्शन मिलेगा। बात समझ में आ रही? तो ये नॉर्मल होता है, नॉर्मल, और ये होता है आगे की तरफ फोर्स जो ड्रैग करके खींचेगा। इन दोनों का नेट जो होगा रिएक्शन मिलेगा। इतना डिटेल में मत जाओ, ये समझो तुम कि तुम जितने अमाउंट ऑफ फोर्स से ग्राउंड की सरफेस को पुश करोगे पीछे की तरफ, उतने ही अमाउंट ऑफ फोर्स से ग्राउंड तुमको क्या करेगा? आगे की तरफ पुश करेगा। मतलब हमारे चलने में भी एक्शन रिएक्शन का काम है। यही तुमको बोल दिया जाए कि एक बर्फ की शिल्ली है, उस पर दौड़ो, दौड़ नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि उस पर रिएक्शन तुमको मिलेगा नहीं, चल नहीं पाओगे। तो जितना स्मूथ सरफेस रहेगा बेटा, वहां पे आपको चलने में क्या हो जाएगी? दिक्कत हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? जैसे कहीं देखो बारिश के टाइम में कीचड़ उचड़ हो जाता है, तो वहां पे हमारा जो व्हीकल होती हैं, हैवी व्हीकल होती हैं, उनकी जो टायर्स होते हैं क्या होते हैं? स्लिप करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि वहां रिएक्शन नहीं मिलता, वो आगे बढ़ ही नहीं पाएगी। तो रिएक्शन अगर मिलेगा तभी वो आगे बढ़ पाएगी। बात समझ में आ रही है? चलो नेक्स्ट बात करते हैं बेटा। Why does a gun recoil when bullet is fired? बोला गया है गन पीछे की तरफ रिक्वाइल क्यों होती, पीछे की तरफ झटका क्यों देती है, पीछे की तरफ मूव क्यों करती है जब उसमें से जो बुलेट होती है फॉरवर्ड डायरेक्शन में निकलती है। तो भाई यहां पे भी एक्शन रिएक्शन है। ठीक है, गन ने इस बुलेट पे क्या किया? इस बुलेट पे उसने एक्शन किया, तो उसके बदले इसको क्या मिला? इधर अपोजिट डायरेक्शन में रिएक्शन मिला। रिएक्शन मिला कि नहीं मिला? तो उस रिएक्शन की वजह से ये गन क्या करती है? बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव कर जाती है। बात समझ में आ रही? तो एक्शन रिएक्शन का खेल है यहां पे। तो ये सब किस पे बेस्ड है बेटा? न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन पे। बात समझ में आ रही है? चलिए नेक्स्ट कुछ एग्जांपल्स देखते हैं बेटा। यहां पे देखो, व्हाई डज अ रोइंग बोट्स मूव बैकवर्ड व्हेन अ सेलर जंप आउट ऑफ इट?
जो नाविक होता है बेटा, जब क्या करता है, किसी बोट से क्या करता है, बाहर को जंप करता है, ठीक है, तो वो क्या करता है, इसको पीछे की तरफ पुश करता है, ये बैकवर्ड डायरेक्शन में इसको पुश करता है, मतलब एक्शन करता है, तो उसके बदले उसको रिएक्शन मिलता है और वो जंप करके कहां चला जाता है, आगे किसी सेफ जगह पे या फिर किसी टेबल पे चला जा रहा है। बात समझ में आ रही है? तो रोइंग बस को क्या कर रहा है, वो रोइंग बोट को क्या कर रहा है, पीछे की तरफ पैर से क्या कर रहा है, पुश कर रहा है। जब उसने पुश किया तो उसने एक्शन, आपने एक्शन किया, तो उसके बदले आपको क्या मिला, रिएक्शन मिला, तो उस रिएक्शन के थ्रू आप क्या किए, जंप कर गए। बात समझ में आ रही है? तो यहां पे भी एक्शन रिएक्शन वर्क कर रहा है, ठीक है। Why does a rocket move upward when it is launched? जो रॉकेट होता है, जब लॉन्च्ड किया जाता है तो वो अपवर्ड डायरेक्शन में क्यों मूव करता है? क्योंकि उसके जो फ्यूल होते हैं बेटा, वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या होते हैं, एग्जॉस्ट हो रहे हैं, निकल रहे हैं, एक्सपेल्ड हो रहे हैं। तो ये क्या हो रहा है, यहां पे क्या मिल रहा है, ये जब क्या कर रहा है, ये जो फ्यूल बाहर की तरफ निकल रहा है, एक्सपेल्ड आउट हो रहा है बेटा, तो ये एक्शन कर रहा है। ये क्या कर रहा है, यहां पे एक्शन कर रहा है, ये यहां पे ये फ्यूल क्या कर रहा है, एक्शन कर रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। फिर ये जब ये एक्शन किया तो इसके बदले एक रिएक्शन मिलेगा, ये क्या मिलेगा, रिएक्शन मिलेगा। तो इस रिएक्शन के थ्रू ये क्या करेगा, हमारा रॉकेट ऊपर की तरफ मूव कर जाता है, या फिर कह सकते हो लॉन्च हो जाता है। बात समझ में आ रही है? ऐसे ही आप क्या करना बेटा ना, एक बलून लेना, बलून में एयर भरना, ठीक है। फिर बलून को क्या करना, जहां से आपने एयर इन किया था वो बलून को वहां से छोड़ना। जब आप छोड़ोगे, रिलीज करोगे, तो उसकी जो एयर होगी पीछे की तरफ निकलेगी, और जब बलून होगा आगे की तरफ भागेगा। तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जो बलून से एयर निकल रही है वो एक्शन कर रही है, उसके बदले रिएक्शन मिल रहा है बलून पे, तो बलून कहां भाग रहा है, आगे की तरफ भाग रहा है। बात समझ में आ रही है? ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। बात समझ में आई? चलो, तो यहां पे एक्शन रिएक्शन वर्क करता है, ठीक है ना। तो फ्यूल जो इंजेक्ट क्या हो जा रहा है, एग्जॉस्ट हो रहा है, बाहर की तरफ एक्सपेल्ड आउट हो रहा है फ्यूल के थ्रू, तो वहां से एक्शन, और यहां से जो बेटा रिएक्शन मिला उसके थ्रू ये क्या कर रहा है, फ्लाइट कर रहा है, उड़ रहा है या फिर मूव कर रहा है। बात समझ में आ रही है? चलो नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं बेटा। गिव अ रीजन ऑफ द फॉलोइंग। कुछ क्वेश्चंस हैं, इनके रीजंस बताने हैं, देखो जरा। अ footballer kicks a ball which rolls on a ground and after covering some distances comes to rest. मतलब वो किस में आ जा रहा है, रेस्ट में आ जा रहा है। मतलब आपने किसी बॉल को किक किया, किक करने के बाद वो ग्राउंड पे क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, और कुछ टाइम बाद वो क्या कर रहा है, बॉल किस में आ गया, बॉल रेस्ट में आ गया। तो इसका मतलब क्या है, मतलब सिंपल में है, जो ग्राउंड है बेटा, जो ग्राउंड है उस बॉल पे क्या लगा रहा है, एक फ्रिक्शन फोर्स लगा रहा है। कौन सा फोर्स लगा रहा है, फ्रिक्शन फोर्स। जो फ्रिक्शन फोर्स क्या करता है, किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन का क्या करता है, अपोज करता है, और कहीं ना कहीं जाके क्या करेगा, उसको रोक देगा। बात समझ में आ रही है? फ्रिक्शन फोर्स हमेशा दो सरफेस के बीच में एक्ट करता है। क्लियर है? चलो नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं बेटा। ओनली द कैरम क्वाइन एट द बॉटम of a pile is removed when a fast moving striker hits. मतलब जब आप कैरम जो होते, जो कैरम के पाइल्स होते, जब आप हिट करते हो तो सिर्फ ये कॉइन वहां से क्या करता है, बाहर निकलता है, बाकी का पाइल क्या करता है, वहीं पे सेटल डाउन हो जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि आपने जो फोर्स लगाया बेटा वो सबसे बॉटम के क्वाइन पे लगाया, तो सिर्फ वही क्वाइन मूव करेगा, और जो बाकी ऊपर के क्वाइन उन पे आपने फोर्स नहीं लगाया है तो वो मूव करने वाला नहीं है। क्या यही इनर्शिया का खेल था, कल बताया था मैंने, तो इनर्शिया वाला कॉन्सेप्ट है यहां पे, ठीक है। चलो यहां पे देखो लिखा हुआ है, द कैरम क्वाइन एट अ बॉटम ऑफ पाइल कम्स इन ए स्टेट ऑफ मोशन। जो सबसे नीचे वाला क्वाइन है वो किसमें आ जाएगा, स्टेट ऑफ मोशन, ड्यू टू व्हाट, जो फोर्स एक्सर्ट कर रहे हो बेटा उस पे। स्ट्राइकर जो फोर्स एक्सर्ट किया उसकी वजह से वो मोशन में आ गया। बाकी जो क्वाइन है, अदर क्वाइंस हैं बेटा, वो क्या कर रहे हैं, उन पे कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है, तो वो रिमेन क्या रहेंगे, रेस्ट ड्यू टू इट्स इनर्शिया ऑफ रेस्ट। बात समझ में आ रही है? ये कल मैंने डिस्कस किया था टॉपिक। चलो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं बेटा। नेक्स्ट है अब बुलेट। क्वेश्चन आ गया देखो,
A bullet with a mass of 10 gram is fired from a rifle. A bullet takes 0.004 seconds to move through a barrel and leave with a velocity 400 meter per second. Calculate the force exerted by the bullet by the rifle. बताओ भाई क्या करेंगे इसमें, आपको फोर्स बताना है। सिंपल में ये पूछा गया है कि कोई एक राइफल है, उस राइफल से एक बुलेट फायर की जा रही है, तो जब बुलेट फायर की जाएगी तो उस राइफल पे कितना बैकवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगा वही तुमको बताना है। अभी बताया था मैंने, अभी राइफल देखा था आप लोगों ने AK-47, ठीक है, आपने देखा था बुलेट जब फायर हो रही थी तो बुलेट के फायर होने की वजह से बुलेट निकल रही थी तो एक्शन, और उसके बदले उस पर रिएक्शन मिल रहा था, तो रिएक्शन फोर्स ही आपको बताना है। ठीक है, ये हमारे पास अगर मान लो बेटा गन है, गन बनाने तो मेरे को आता नहीं है, तो यहां से जब बुलेट निकल रही थी बेटा तो ये था तो एक्शन, इसके बदले इस पे मिला था क्या, रिएक्शन। तो ये रिएक्शन फोर्स ही तुम्हें कैलकुलेट करना है कि कितना फोर्स एक्सर्ट कर रही है। बात समझ में आ रही है? चलो कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो जरा मास कितना है, बुलेट का मास कितना है बेटा, मास बुलेट का कितना है बताओ, 10 ग्राम है। ठीक है, और तुमको मैंने बताया था जितना एक्शन होगा उतना ही क्या होगा, रिएक्शन होगा। तो एक्शन निकाल के हम लोग बोल देंगे उतना ही क्या होने वाला है, रिएक्शन होगा, साइन अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, 10 ग्राम की बुलेट है, ट्राई टू फायर राइफल। ठीक है, टेक्स्ट कितना टाइम ले रहा है बेटा, 0.004 सेकेंड। ठीक है, उसके बाद है वेलोसिटी कितनी है, जो वेलोसिटी है बेटा वो है 400 मीटर पर सेकेंड से फायर की जा रही है। कैलकुलेट, ठीक है, क्या दिक्कत है कैसे कैलकुलेट किया जाएगा बताइए, सोचिए। देखो जब बुलेट यहां पे है, सॉरी जब हमारे पास राइफल है, राइफल के अंदर बुलेट है, तो बुलेट की इनिशियल वेलोसिटी क्या है उस समय, 0 है। तो इनिशियल वेलोसिटी हम लोग क्या ले लेंगे बेटा, इनिशियल वेलोसिटी हम लोग 0 ले लेंगे, और फाइनल वेलोसिटी से क्या कर रहा है ये समझो कि निकल रहा है। भाई आपका राइफल यहाँ पे है, तो राइफल के अंदर बुलेट है, बुलेट कहाँ है, अभी तो रेस्ट में, बिना जब फायर आप नहीं किए हो तो उससे पहले किसमें है, बुलेट रेस्ट में है, रेस्ट में है कि नहीं है, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0। अभी जब फायर हो गई तो वेलोसिटी कितनी हो गई, 400 मीटर पर सेकेंड, और टाइम कितने टाइम में 400 मीटर पर सेकेंड हो गई बेटा, 0.004 सेकेंड में। तो क्या मैं एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर सकता हूं, यहां से एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर सकता हूं, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन में टाइम। तो फाइनल कितना है बताओ, फाइनल वेलोसिटी है 400, इनिशियल 0, टाइम कितना लगा बेटा 0.004 सेकेंड। तो यहां से कितना हो जाएगा 4, और यहां पे ऐसा लिख दूं 4 × 1000, बोलो यार कर सकता हूं, कर लोगे तुम लोग। तो यहां से कितना हो जाएगा 100, और ये इक्वल कितना हो जाएगा बेटा 100, ये कॉमा कितना आपका 30 कर दोगे, ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इतना आपका एक्सेलरेशन आ जाएगा। 100, उसके बाद 000। बात समझ में आ रही है? आपका इतना क्या गया एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन आते ही आप लगा दोगे सर m × a। सर हमको पता है क्या, F = होता है m × a। हमारे पास मास गिवन है बेटा कितना 10 ग्राम, 10 ग्राम का मास है, तो ग्राम को किलोग्राम में चेंज कर लो, ग्राम को किलोग्राम में चेंज कर लो, यहां पे कर देता हूं। तो ये 10 ग्राम है, तो किलोग्राम में चेंज करोगे, 1000 से डिवाइड कर लोगे बेटा। एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है 100, फिर 000। ये 000 से इसको उड़ा दो, उड़ा दोगे तो कितना बचेगा यहां से बताओ, क्या 1000 न्यूटन का फोर्स आएगा, क्या 1000 न्यूटन का फोर्स आएगा बताओ, बोलो क्या 1000 न्यूटन का फोर्स आएगा। इतना ही फोर्स क्या लग रहा होगा, अपोजिट डायरेक्शन। मैंने बोला था दोनों एक्शन और रिएक्शन दोनों फोर्स क्या होते हैं, मैग्नीट्यूड में सेम होते हैं। ये एक्शन, ये क्या रिएक्शन, दोनों फोर्स क्या होंगे, सेम होंगे, बट अपोजिट डायरेक्शन में होने वाले हैं। बात समझ में आ रही है? तो हमने जितना एक्शन होगा उतना ही क्या होगा, ये रिएक्शन फोर्स बोल देंगे। ये अगर एक्शन फोर्स हमने निकाला तो इतना ही क्या होगा बेटा, इतना ही क्या होगा, रिएक्शन फोर्स होगा, Fr। क्लियर है? किसी को डाउट है बताओ, किसी को डाउट हो तो बताओ। कैलकुलेशन देख लेना बेटा अपना, ठीक है। कॉन्सेप्ट यही यूज होने वाला है, कॉन्सेप्ट यही यूज होगा, ठीक है। चलो
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। स्टेट अ रीजन वाई अ बुलेट ऑफ स्मॉल मास फायर्ड फ्रॉम अ गन कैन बी फैटल। फैटल मतलब घातक, किसी को आघात पहुंचाना, ठीक है। मतलब बोला गया है एक छोटी सी बुलेट जो होती है बेटा, वो किसी इंसान को कैसे आघात कर सकती है। क्यों, कैसे आघात कर सकती है बताइए, कैसे आघात कर सकती है? क्योंकि देखो बुलेट का मास तो स्मॉल होता है, बुलेट का मास तो स्मॉल होता है, लेकिन जो वेलोसिटी, देखो बुलेट का जो मास होगा बेटा वो तो स्मॉल होगा, लेकिन जो उसकी वेलोसिटी होती है फायर करते समय उसकी बहुत ज्यादा होती है। तो मोमेंटम जो होगा, जो मोमेंटम होगा वो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी बढ़ेगी तो मोमेंटम बढ़ जाएगा। जब मोमेंटम ज्यादा होगा तो क्या करेगी, वो किसी को इंजर्ड कर सकती है, कर सकती क्या, करेगी। बात समझ में आ रही है? तो ये रीजन है, क्योंकि उसका मोमेंटम क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, इसीलिए क्या करती है, वो किसी को भी फैटल कर सकती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है। अ बुलेट विद अ मास 4 ग्राम इज फायर्ड विद अ वेलोसिटी ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। पेनिट्रेट अ वॉल टू अ डेप्थ ऑफ 10 सेंटीमीटर, कैलकुलेट द एवरेज रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द वॉल। फिर यहां पर रिएक्शन निकालना है। आपने क्या किया, एक बुलेट को फायर किया, किसमें, दीवार में फायर किया आपने, एक वॉल में फायर किया, तो वो बुलेट क्या करेगी, वॉल को पेनिट्रेट करते हुए कुछ अंदर तक जाएगी, फिर जाके रुक सकती है। दीवार पतली रहेगी तो उसको पार करके निकल जाएगी। लेकिन यहां पे क्या है, मान लेंगे कि बारी दीवार में पेनिट्रेट करते हुए 10 सेंटीमीटर पेनिट्रेट करी और दीवार में क्या गई, जाके रुक गई। तो बोला कि दीवार ने उस पर कितना फोर्स लगाया, कितना रजिस्टिंग फोर्स लगाया, तो मैं एक्शन निकाल लूंगा और बोल दूंगा उतना ही क्या मिला होगा, रिएक्शन मिला होगा। बात समझ में आ रही है? तो सबसे पहले हम लोग क्या कैलकुलेट करने वाले हैं बेटा, एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर लिया जाए। तो देखो जरा, मास कितना दिया हुआ है, मास कितना है, 4 ग्राम, ठीक है। उसके बाद जो वेलोसिटी है, अच्छा ये जो वेलोसिटी है ड्यूरिंग द फायर्ड वेलोसिटी है, ड्यूरिंग द फायर्ड वेलोसिटी है। तो फायर्ड करते समय जो वेलोसिटी होगी बेटा वो कितनी होगी, वो इनिशियल वेलोसिटी होगी। जो इनिशियल वेलोसिटी होगी, जो इनिशियल वेलोसिटी होगी वो कितना होगा, 50 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, आफ्टर द पेनिट्रेशन, जब पेनिट्रेट होगी, पेनिट्रेट करने के बाद जो फाइनल वेलोसिटी होने वाली है वो क्या होने वाली है, जब पेनिट्रेट होगी 10 सेंटीमीटर, उसके बाद क्या करेगी, रुक जाएगी। बात समझ में आई? तो फाइनल वेलोसिटी मैंने 0 लिख दिया। अच्छा, कितना पेनिट्रेट हुआ है उसको एस से डिनोट कर लेते हैं हम लोग, कितना, 10 सेंटीमीटर। तो इसको लिख सकते हैं 10/100 मीटर। इसको इसी फॉर्म में रहने दो, कहीं ना कहीं कैंसिल आउट कर देंगे हम लोग, ठीक है। तो अब यहां से हम लोग क्या करेंगे बेटा, v² इक्वल्स टू यू स्क्वायर इक्वल टू 2a, एस अप्लाई कर दो। v की वैल्यू 0 है, u की वैल्यू कितनी है, 50 है, स्क्वायर कर लो, 2 इंटू ए इंटू एस की वैल्यू कितनी है, 10/100। बात समझ में आ रही है? तो यहां से a की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी कितनी, माइनस ऑफ कितना, ये 2500 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10। बोलो क्या यही होगा, बोलो कोई दिक्कत? 0 से 0 मर गया बेटा, ये कितना, 2 5 जा 10, ये 5 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो एक्सेलरेशन कितना आ जाने वाला है बताओ, 25 दूना के 50, तो 25 जा 125, 125 उसके आगे 2 0 लगा लो बेटा, ठीक है। ये माइनस में मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर से। अच्छा, माइनस में एक्सेलरेशन क्यों आया, क्योंकि बुलेट रिटार्ड हो रही है पेनिट्रेट करते समय। बुलेट क्या हो रही है, रिटार्ड हो रही है, उसकी वेलोसिटी कम हो रही है, डीएक्सेलरेट हो रही है, इसलिए एक्सेलरेशन कैसा आ गया, नेगेटिव। अब क्या करेंगे हम लोग, फोर्स निकाल देंगे बेटा। फोर्स कितना होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास कितना है, 4 ग्राम, मास 4 ग्राम ही था ना, देख लेता हूं मास कितना है बेटा, 4 ग्राम, मास है 4 ग्राम, ठीक है, मास है 4 ग्राम। तो 4 ग्राम को किस में चेंज कर ले हम लोग, किलोग्राम में, तो 1000 से डिवाइड कर लो। एक्सेलरेशन कितना आया था, 12500। पॉजिटिव एक्सेलरेशन रखो या फिर निगेटिव रखो, निगेटिव रखोगे तो माइनस में आंसर आ जाएगा, 1 से ये 0 0 कट गया, इधर से काट लो भाई, ये कितना, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, ये काट लो बेटा तो कितना हो जाएगा, 2 5 2 जा 10 और 5 5 जा 25 हो जाएगा सही। तो यहां से कितना हो जाएगा,
क्या आंसर आपका -50 आ जाएगा क्या न्यूटन? -50 न्यूटन आ जाएगा क्या? अच्छा, माइनस क्यों आया? क्योंकि ये रेजिस्टिंग फोर्स है, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। ठीक है, बुलेट ने एक्शन किया, उसके बदले उसको रिएक्शन मिला है, इसीलिए आपको ये क्या किया, ये जो बेटा आया है वो रिएक्शन फोर्स है। बात समझ में आ रही है? निगेटिव साइन बस ये दिखा रहा है कि जो तुमने एक्शन किया उसके अपोजिट में रिएक्शन मिला है। बात समझ में आ रही है? चलो नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं बेटा। An object of mass 50 kg, an object of mass 50 kg accelerated uniformly from the velocity of 4 मीटर पर सेकेंड। 4 मीटर पर सेकेंड से एक्सेलरेट कर रहा है टू 8 मीटर पर सेकेंड। तो इनिशियल वेलोसिटी दे रखा है बेटा कितना, 4 मीटर पर सेकेंड, और फाइनल वेलोसिटी जो दे रखा है, फाइनल वेलोसिटी जो रखा है वो क्या है, 8 मीटर पर सेकेंड। टाइम कितना लगा इसको इतना u से v होने में, 8 सेकेंड का। कैलकुलेट द इनिशियल एंड फाइनल मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो मोमेंटम इनिशियल p1 निकाल दोगे, m1 v1 m1 u1 निकाल लेंगे बेटा। मास दिया है कितना, मास दिया है भाई कहीं 50 kg, मास दे रखा है कितना 50 kg। तो यहां से 50 इंटू यू कितना है बेटा 4, यू कितना है 4। तो यहां से आंसर कितना आ जाएगा, यहां से आंसर कितना आ जाएगा 200 हो जाएगा। 200 क्या, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ये इनिशियल मोमेंटम। अगर फाइनल मोमेंटम की बात करें, फाइनल मोमेंटम तो mv हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी इनटू मास। तो फाइनल मास कितना है 50, फाइनल वेलोसिटी कितनी है बेटा 8। तो ये कितना हो जाएगा 400 क्या, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये फाइनल मोमेंटम हो गया। ठीक है, चलो यहां तक हमने कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द ऑब्जेक्ट। अब बोला कि अब ऐसा करो कि मोमेंटम निकाल ही लियो, अब क्या निकाल दो कि कितना फोर्स एक्सर्ट करे वो निकाल दो। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ही तो क्या होता है, फोर्स होता है भाई। तो फोर्स इक्वल टू हम निकाल देंगे क्या, कि जो मोमेंटम का चेंज है पी फाइनल माइनस पी इनिशियल अपॉन में क्या कर दें टाइम। तुम्हें दिक्कत होगी ऐसे तो तुम क्या करना, तुम क्या करोगे, तुम एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर लेना, v माइनस यू अपॉन में t, वहां से एक्सेलरेशन कैलकुलेट करके f इक्वल टू एम ए लगा देना। लगा लोगे? चलो मैं ऐसे कर दे रहा हूं। तो मोमेंटम यहां पे कितना है, फाइनल मोमेंटम कितना है बेटा 400, इनिशियल मोमेंटम 200, टाइम कितना लगा है 8 सेकेंड का। तो ये कितना हो जाएगा 200 अपॉन में 8। तो ये कितना हो जाएगा बेटा, कैंसिल आउट करो। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 100 अपॉन में 4। तो ये हो जाएगा कितना बताओ 25। क्या क्या है ये, न्यूटन फोर्स है 25 न्यूटन। बोलो कोई दिक्कत, बोलो यार कैलकुलेशन में कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है तो बताओ कैलकुलेशन में। ठीक है ना, चलो आप लोगों ने देखो मोमेंटम का जो चेंज होता था बेटा, रेट ऑफ चेंज ऑफ जो मोमेंटम होता था वही फोर्स होता था। मैंने तो मोमेंटम निकाला था तो यहां से फोर्स कैलकुलेट कर लिया। तुमको दिक्कत है तो तुम अलग अलग निकालो, तुम एक्सेलरेशन निकाल के फोर्स इंटू एक्सेलरेशन कर दो, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन कर दो, आ जाएगा वहां से भी। ठीक है, कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं है। ठीक, चलो नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो। अ क्रिकेट प्लेयर कैचेज द बॉल ऑफ मास 0.1 kg मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड इन 1 सेकेंड, व्हाट इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय हिम। ठीक है, बोला गया है कि कोई हमारे पास एक बॉल है, ठीक है, स्पीड कितनी है 10 मीटर पर सेकेंड है, 0.1 सेकेंड में वो क्या करता है उसको कैच करता है। तो कैच करेगा तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई, हैंड में आएगा तो 0 मीटर पर सेकेंड। आते समय वेलोसिटी कितनी रही होगी बेटा 10 मीटर पर सेकेंड दे रखा है, टाइम कितना दे रखा है 0.1 सेकेंड। ठीक है, मास भी दिया है बॉल का, तो m इक्वल टू 0.1 kg, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां से फोर्स एक्सर्टेड पूछा है तो F इक्वल टू क्या होता है m इंटू ए। तो ए कहीं से कैलकुलेट कर लो यहां से। तो ए कैसे कैलकुलेट करोगे, वही एक फॉर्मूला v माइनस यू अपॉन में t। तो v की वैल्यू कितनी है बेटा 0, u की वैल्यू कितनी है 10, टाइम कितना है बताओ 0.1।
सेकेंड। तो ये कितना हो जाएगा कि -100 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, क्या मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, -100 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन हो गया, मतलब जब आप रोक रहे होगे ना तो बॉडी डी एक्सेलरेट हो रही होगी, इसलिए नेगेटिव आ गया ये। तो यहां से फोर्स निकाल लोगे बेटा तो मास कितना दे रखा है 0.1 इंटू रिटार्डेशन कितना है 100 का, तो ये कितना हो जाएगा 10 न्यूटन माइनस के साथ। तो ये देखो निगेटिव साइन दिया है डायरेक्शन के लिए, तो ये मैग्नीट्यूड की बात करोगे तो 10 न्यूटन हो जाएगा, मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो 10 न्यूटन हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो 10 न्यूटन हो जाएगा। ठीक, चलो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन की हमने बात कर चुके हैं, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन की बात हम कर चुके। अब हम लोग बात करते हैं एक एडिशनल टॉपिक जो है बेटा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की बात करेंगे, ठीक है। तो क्या होता है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है। ये टॉपिक वैसे तुम्हारे 9 से डिडक्ट हो चुका है, फिर भी हम लोग इसको देख लेते हैं, ठीक है। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है बच्चे? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होता है कि कोई ऑब्जेक्ट है हमारे पास, अगर वो कोलाइड कर रहा है तो कोलिजन के पहले उस सिस्टम का जितना मोमेंटम होगा कोलिजन के बाद भी उस सिस्टम का मोमेंटम होगा। अगर दो ऑब्जेक्ट है, दोनों ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या करें एक सिस्टम मान लें, तो उसका टोटल जो मोमेंटम है वो क्या रहेगा कंजर्व रहेगा। समझो जरा, मान लो बेटा हमारे पास ये दो ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m1 और इसका मास है m2। इसकी इनिशियल वेलोसिटी u1 है और इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है u2 है। बात समझ में आई? इनिशियल वेलोसिटी u1 और इनिशियल वेलोसिटी u2 है। बात समझ में आ रही है? चलो अगर मैं बोल देता हूं कि u1 इज ग्रेटर देन व्हाट u2, u1 इज ग्रेटर देन u2, तो ये कहीं ना कहीं जाके बेटा दोनों क्या करेंगे कोलाइड कर जाएंगे, कहीं ना कहीं जाके दोनों क्या करेंगे कोलाइड करेंगे। तो कोलाइड करने के बाद फिर बाद में आफ्टर दैट ये क्या होंगे फिर सेपरेट भी हो जाएंगे। जब इसको कोलिजन करेगा तो इसकी वेलोसिटी मान लो बेटा v2 हो गई और इसकी वेलोसिटी v1। मास क्या है m1 और m2। टकराने के बाद जब पीछे से धक्का लगा होगा तो आगे वाले ऑब्जेक्ट की स्पीड क्या हो गई होगी और इंक्रीज हो गई होगी, तो इसकी फाइनल वेलोसिटी हो गई v2 और इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या है v1। तो बात कर लेते हैं हम लोग मोमेंटम की। तो जो कोलिजन, ये कोलिजन से पहले का मोमेंटम है, बिफोर कोलिजन, बिफोर कोलिजन। ये क्या बेटा ये आफ्टर कोलिजन है, क्या है आफ्टर कोलिजन, ये आफ्टर कोलिजन की बात है, ये बिफोर कोलिजन। तो कोलिजन से पहले का जो मोमेंटम टोटल होगा वो कोलिजन के बाद भी मोमेंटम मिलेगा। बात समझ में आ रही है? तो फॉर्मूले में हम लोग लिख लेते हैं डायरेक्ट बेटा कि कोलिजन से पहले का मोमेंटम m1 u1 प्लस m2 u2, ये कोलिजन से पहले का मोमेंटम है, और कोलिजन के बाद का मोमेंटम कितना होगा m1 v1 प्लस m2 v2। बात समझ में आ रही है? ये कोलिजन के बाद का मोमेंटम, दोनों मोमेंटम क्या रहने वाला है सेम रहने वाला है। कोलिजन के पहले का जितना मोमेंटम था उतना ही कोलिजन के बाद का मोमेंटम मिलेगा। बात समझ में आई? तो मोमेंटम क्या रहेगा कंजर्व रहेगा पूरे सिस्टम का, मतलब जो मोमेंटम होगा वो क्या होगा कांस्टेंट होगा। मतलब बात करें कि हम लोग m1 जैसे मान लो बात करें हम लोग इस तरीके से, छोड़ो जाने तो ज्यादा हम लोग डिटेल में नहीं जाते हैं, डिटेल में जाएंगे तुम क्या करोगे उलझ जाओगे, वैसे भी तुम्हारे टॉपिक में ये नहीं है। एक्चुअली में इसका डेरिवेशन है, ठीक है। इसका डेरिवेशन कहां से होता है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन से डेरिवेशन करते हैं इसका, ठीक है। तो इस पे ज्यादा हम लोग बात नहीं करते हैं, इतना ही समझ लो, वैसे भी तुम्हारे चैप्टर से टॉपिक क्या होगा डिडक्ट हो चुका है, ठीक है। चलो इस पे एक बेस्ड न्यूमेरिकल देख लेते हैं बेटा। व्हाट इज द रिकॉइल वेलोसिटी, व्हाट इज द रिकॉइल वेलोसिटी, व्हाट इज द रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द गन ऑफ मास 8 kg when a bullet of mass 10 gram is fired from it with a velocity of 400 मीटर पर सेकेंड। बोला गया है कि अगर किसी बुलेट से, किसी गन से आप बुलेट फायर करते हो तो जो गन होगी वो पीछे की तरफ क्या करेगी डिस्प्लेस होगी कुछ वेलोसिटी से, तो वो वेलोसिटी तुम्हें फाइंड करनी है, उसको बोलते हैं रिकॉइल वेलोसिटी। तो तुम्हें कुछ नहीं करना है बेटा, सीधे तुम्हें कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाना है कि सर m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2, m2 v2। बात समझ में आ रही है? बोलो अगर हम m1 बोल देते हैं किसका गन का मास, u1 बोल देते हैं गन की वेलोसिटी, m2 को बोल देते हैं बुलेट का मास और इसको बोल देते हैं बुलेट की वेलोसिटी। ये है गन, ये गन,
ये है बुलेट और ये है बुलेट। बात समझ में आ गई? चलो, तो गन का मास कितना है? गन का मास दिया बेटा 8 किलोग्राम, ठीक है। वेलोसिटी इनिशियल, सोचो ये फायर करने से पहले की कंडीशन है, ये फायर करने से पहले का मोमेंटम, ये फायर करने के बाद का मोमेंटम। तो फायर करने से पहले गन किस में है? रेस्ट में है। बुलेट उसके अंदर भरी हुई है, वो भी किस में है? रेस्ट में है। तो वेलोसिटी लिख देते हैं इनिशियल 0। मास ऑफ द व्हाट? बुलेट कितना है? 10 ग्राम, अपॉन में 1000 कर लोगे तो किलोग्राम में चेंज हो जाएगा, लेकिन इसकी वेलोसिटी कितनी उस समय? 0 है। अच्छा, गन का मास फिर वही 8 किलोग्राम, वेलोसिटी कितनी है? वो हमें v गन का वही तो निकालना है, कितने से रिकॉइल हो रही है पीछे की तरफ। ये देखना निगेटिव आ जाएगा खुद ही ऑटोमेटिक। ये कितना बेटा? 10 ग्राम अपॉन में 1000 कर देंगे हम, ग्राम को किलोग्राम में चेंज कर लिए यहीं पे। और वेलोसिटी कितनी है फायर करते समय? 400 मीटर पर सेकेंड। तो ये इसको उड़ा दिया जाए। चलो, तो ये कितना हो जाएगा? ये 2, ये 5, ये 5 से ये कैंसिल हो जाएगा, 2 2 जा 4, ठीक है। तो यहां से हो जाएगा बेटा, ये पूरा आ जाएगा इधर 0, इधर हो जाएगा 8 VG प्लस उधर कितना हो जाएगा? 4। बात समझ में आ रही है? तो यहां से VG इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ गन, इधर ले आते हैं तो -8 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 4। तो यहां से VG की वैल्यू आप कैलकुलेट कर ले जाओगे बेटा, कितना? 4 बाई वॉट? 8 माइनस में, मैंने बोला था माइनस में वैल्यू आने वाली है, तो यहां से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 1 अपॉन में कितना जाएगा? 2 इक्वल टू -0.5। तो -0.5 आंसर आएगा बेटा। अच्छा, माइनस साइन इसमें क्यों नहीं दिया है? माइनस साइन मैंने बोला कि डायरेक्शन को शो कर रहा है, कि हमारी जो क्या है, हमारी गन होगी वो क्या करेगी? पीछे की तरफ डिस्प्लेस होगी, पीछे की तरफ मूव करेगी, वो डायरेक्शन को शो कर रहा है। बात समझ? तो इसको बोलते हैं रिक्वायर्ड वेलोसिटी। क्लियर है? कोई दिक्कत? तो ये चैप्टर बेटा यहीं पे फिनिश होता है। आप लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप लोग इस चैप्टर को क्या करना है? अच्छे से कंप्लीट करना है, न्यूमेरिकल्स करना है। कोई डाउट्स आते हैं तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? नेक्स्ट चैप्टर के साथ कल मिलेंगे बेटा, ग्रेविटेशनल, ठीक है। आपके जो चैप्टर है 3rd वो ग्रेविटेशनल। आफ्टर दैट वर्क एनर्जी की बात करेंगे, उसके बाद साउंड की बात कर लेंगे हम लोग, ठीक है। सॉरी, चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए ओके बाय।